नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम फैसला लिया है। सीएम धामी ने 15 जनवरी तक सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि जिस तरीके से कोरोना के पैर पसर रहे हैं उसको लेकर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा हम सभी ने मिलकर बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट में बहुत सड़कें बनी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो वहीं पीएम मोदी को लेकर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम ने देहरादून में 18,000 करोड़ और हल्द्वानी में 17,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अंदर है उसमें कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, वो सड़क बनेगी। इसी प्रकार से अगर हम हरिद्वार से नजीबाबाद होते हुए नजीबाबाद, धामपुर, काशीपुर होते हुए रुद्रपुर तक जाएंगे, रुद्रपुर से सीधे हम टनकपुर वाया पिथौरागढ़ जाएंगे, तो आज आप तब और अब में अगर तुलना करेंगे आप तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर हल्द्वानी काठगोदाम से रामपुर तक जाने वाली सड़क, अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉडगेज के लिए वहां पर जारी हो चुका है। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है। और जो एक एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी, वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा। हवाई कनेक्टिविटी की हम बात करें तो आज देहरादून का एयरपोर्ट हो, जो पहले 200-250 की क्षमता का होता था, आज 1600 क्षमता का वो बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश करके नया बनाया जाएगा। चाहे हमारा आज पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसके डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। हमने नए हवाई रूट ढूंढे हैं, उस पर जल्दी ही सेवाएं चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ पर चल रही हैं। इसी प्रकार से हम अगर कोई भी क्षेत्र उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में काम हो। और अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। यही हमारा एक, दोबारा बोलूं क्या है? किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने अपनी मां के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी के मन में एक ही कामना है, कोरोना के इस संकट काल से जल्द निजात मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी पार्टी में होता है। उनकी पार्टी में 40 साल से एक ही अध्यक्ष है, कभी नहीं बदला, एक ही परिवार का बन रहा है। हमने कभी पूछा क्या उनसे? और पिछले 6 माह से जब से मैं काम कर रहा हूँ, हमने लगातार जनहित में फैसले लिए हैं, लगातार प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। डबल इंजन के रहते हुए
यहाँ पर चाहे रेल की बात हो, चाहे आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, हवाई सुविधाओं की बात हो या सड़कों की बात हो, जिस तेज़ी से काम हुआ है, या कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर अवस्थापनाएँ सुविधाएँ बढ़ी हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, अगर नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। इसलिए ऐसे मुद्दे उतारते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री के रूप में चूँकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाते हैं, सरकार वही है, सरकार की नीतियाँ वही हैं, काम कोई रुका नहीं है, काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम कहना चाहते हैं, हमने किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। सीएम बना और चुनाव लड़ेंगे अब। हाँ, भगवान तब दया के लेंगे। संबंध में हाँ, क्या सबके मांगा? आशीर्वाद है, अच्छा ही होगा, आगे को बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने क्या समझाया? हाँ, मैंने समझाया अच्छा करना, भगवान बेटा मेरे सबके लिए भला करना, गरीबों का भला करना, सबका जितना हो सकता है सबके लिए भला करना। ठीक। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने अपना आखिरी दांव चलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार अब कांग्रेस ने वर्चुअल तरीके से रैली करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि भविष्य की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, हम उसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से जो है हम पहले, क्योंकि इस विषय में अभी कोई क्लियर इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन से नहीं आया है, लेकिन विल टेक ए स्टेप, कांग्रेस विल टेक ए स्टेप कि हम लोग जो है दोनों तरीके से जो फिजिकल बातचीत करना चाहते हैं 1-to-1 या दूसरी चीजें करना चाहते हैं उनको भी एक्सेस देंगे, और हम उसके साथ साथ जो है ये ऑनलाइन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे। मोड निकाले हैं, एक तो हम वर्चुअल मोड से भी करेंगे, उसके अलावा जो है हम 1-to-1 कैंपेन के लिए भी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है आप उसको एडर करिए, 5 की संख्या को, हम उसको भी अपने सब कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निर्देश कर दिए हैं कि वो अपने डोर टू डोर कैंपेन को कंडक्ट करें और एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस करें। और उसके अलावा हमने जो है सीनियर लीडर्स भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1-1 किलोमीटर की एकांगी पद यात्राएं करेंगे। 1-1 किलोमीटर कम से कम जो है, मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, प्रकाश जैसे जवान जो है 5-1 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन हम एकांगी करेंगे और उसमें हम मीडिया के कई स्वरूप हैं, उन सब का सहारा लेकर के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने रैलीज बैन कर दी है, तो कई पार्टी, कांग्रेस तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से है, लेकिन कई पार्टी जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, दे आर ऑल्सो ए चैलेंजर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उनका भी एक रोल है, तो ये उनके रोल को खत्म कर देगा। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारा आग्रह है, हम ऑफिशियली भी इस आग्रह को पहुंचाएंगे कि हमारा आग्रह है कि इंगित स्थानों पर, मैंने एक न्यूज देखी जिसमें कहा गया कि 80 स्थान चिन्हित किए गए हैं, तो उन चिन्हित स्थानों पर पॉलिटिकल पार्टी से कहा जाए कि आप आइए, लोग अपने नेता को वहां भेजेंगे और वहां उनके समर्थक जिस तरीके से भी आप जो प्रतिबंध होंगे इलेक्शन कमीशन के, उनका पालन करते हुए हम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जिसमें जो है वहां अपनी बात कह। उत्तराखंड में मिशन 2022 में तीसरे विकल्प के रूप में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटों में 3 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है।
दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के सामने आई है। आप नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट ना देकर काफी गलत किया है। आप नेता ने आगे कहा कि हमने उत्तराखंड में पार्टी को खड़ा करने के लिए खून पसीना एक किया, लेकिन पार्टी ने हमें ही टिकट नहीं दिया। वहीं उन्होंने पार्टी के जनाधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अरे पहले तो तुम्हारा खाता खुलना ही मुश्किल है, और खाते में 1-2 सीट आ भी गई तो जनता बेवकूफ नहीं है। 70 सीटें हैं, 70 में 36 सीट आएंगी तो आचार संहिता लगते ही जिले में चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 28 जनवरी को प्रत्याशियों का नॉमिनेशन किया जाएगा। 29 जनवरी को स्क्रूटनी कार्य किया जाएगा और 31 जनवरी को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। देखिए 8 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, तो 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 28 तारीख तक हमारा नॉमिनेशंस होगा और 29 जनवरी को स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उसके बाद 14 फरवरी को हमारा मतदान होगा। मतदान के बाद 10 मार्च को आपकी काउंटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। तो नैनीताल जनपद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि नैनीताल में 6 विधानसभाएं हैं, तो उसके 6 विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न होंगे और जितने भी विधानसभाएं हैं हमारी, उसमें 6 रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने मुख्यालय में नॉमिनेशन फॉर्म्स को रिसीव करेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेशन ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी वो अपना जमा कर सकते हैं। हमारे जनपद में 1005 हमारे पोलिंग बूथ्स हैं और लालकुआ में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने क्षेत्र में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को उतरवाया। लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर के नेतृत्व में प्रशासन ने महाअभियान चलाया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोतवाली पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है जैसी भी स्थिति बनती है, अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की आवश्यकता होगी, वो भी उल्लंघन में कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाएगी। कुल जितने भी मैंने कहा कि 24 घंटे में पब्लिक ऑफिस से, 48 आवर्स में पब्लिक प्रॉपर्टी से और 72 आवर्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो भी संपत्ति पर सामग्री होगी उसको हटाई जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश भी है कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो हमारे चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, इनमें चेकिंग शुरू हो गई है तथा हमारी जो चेकिंग की टीमें हैं वो नियुक्त हो चुकी हैं तथा क्षेत्र में भी जो चुनाव आयोग से संबंधित गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस के लिए तथा अपना कोविड संबंधित जो गाइडलाइंस है उसकी कंप्लायंस के लिए काम किया जा रहा है। लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। किनके खिलाफ? हाँ, उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई, अभी चालानी कार्रवाई हो रही है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में जहां जिले में प्रचार प्रसार को लेकर जिला निर्वाचन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, तो वहीं इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के पटेल चौक में दुकानदारों और आम लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने हल्द्वानी विधानसभा में दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों और विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर उनकी कार्यप्रणाली को एक आदर्श मिसाल बताया। तो वहीं सुमित हृदयेश का कहना है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत वो 5 लोगों के साथ इंदिरा हृदयेश के विकास कार्यों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उसके अनुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। 5 लोग जा रहे हैं। अब संकल्प यात्रा का जो पहले का स्वरूप था उस स्वरूप में तो आज के कोविड काल में नहीं संभव है,
तो इसलिए जो चुनाव कमीशन के आदेश हैं वही सर आंखों पर है। और देखिए समर्थन, जन समर्थन तो अपार जन समर्थन है और एक विश्वास है, एक भविष्य की सोच है, आगे विकास करने की चेष्टा है, विकास देखने की चेष्टा है जनता की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सम्मिलित होकर एक ऐसा इस समय वातावरण बना रही है जो कांग्रेस के पक्ष में है। और यहाँ पे इंदिरा जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का जनता ने भी मन बना रखा है कि विकास की सोच को नहीं मानेंगे। तो किस तरीके का प्यार आपको देना चाह रही है? भली भांति आप जानते हैं, आपके सामने हो रहा है जिस प्रकार से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अभूतपूर्व है। पहले भी हमने चुनाव लड़े, पहले भी चुनाव देखे हैं। तो जनता तो इंदिरा जी जब जीवित थी उनके रहते रहते भी मेरे ख्याल से जो एक सहयोग मिल रहा है एक परिवार बतौर, ऐसा सहयोग अभूतपूर्व। हल्द्वानी ने ये साबित करा है कि इंदिरा जी के वो वोटर ही नहीं थे, उनका परिवार। देखिए भावनाएं इसलिए जागृत हैं क्योंकि उनका समय वो चली गई, क्योंकि उनका अभी किसी ने सोचा नहीं था। अभी भी वो मजबूती के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं और अभी जनता को बहुत सारी अपेक्षा थी कि आगे ये जो कार्य बचे हुए हैं, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, ये सब संपूर्ण हो। तो उनका चले जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आशाओं पे भी और दिलों पे भी घात पहुंचा। लेकिन आज एक दूसरे का साथ बटाकर और विशेषतः मेरा जो सहयोग आम जनमानस कर रही है उसमें मुझे लगता है कि ये कि हल्द्वानी जो शहर है ये एक परिवार है और इस परिवार ने ये एक मेरा जो साथ दिया है यमुना में। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बागेश्वर जिला प्रशासन भी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने का दावा कर रहा है। वहीं डीएम विनीत कुमार ने बताया कि बागेश्वर जिले के 2,16,765 मतदाताओं के लिए 376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कपकोट और बागेश्वर को 4 जोनल और 75 सेक्टरों में बांटा गया है। बीएलओ को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग महिला पुरुष मतदाताओं के लिए इस बार पोस्टल बैलेट पेपर मान्य किया गया है। जो इलेक्शन से पहले की अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में क्योंकि एमसीसी भी लागू हो जाती है तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस में हमारे विदिन 48 आवर्स जो हटाने होते हैं उसकी भी हमने कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है। और जो प्राइवेट प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन अगर किसी ने होर्डिंग्स वगैरह लगा रखी है तो उसको हटाने का भी हमारे यहाँ पे कार्रवाई हमारी चल रही है। 66 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो शेडो एरिया में आते हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। वायरलेस सेट्स वगैरह के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट फोन्स हैं उसके माध्यम से भी वो भी हम लोग पोलिंग पार्टीज को देते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पे संपर्क करते हैं। और उसमें 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई भी रैली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के द्वारा नहीं की जा सकती, कोई परमिशन इसकी नहीं रहेगी। और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई परमिशन दी जाती है तो उसमें भी काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस है वो ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए जो है गाइडलाइंस उसकी बनाई गई है। जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग। अगर देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए भी हर सफल प्रयास किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि तैयारी पूरी कर ली गई है। 22 ऑक्सीजन बेड भी तैयार कर लिए गए हैं। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें दवाइयों की किट दी जा रही है और होम आइसोलेशन भी किया जा रहा है। कोविड के केस काफ़ी बड़े हैं। हमारे यहाँ भी केस आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 6 या 7 केस पिछले एक हफ्ते में आए हैं। इसके लिए हमने ज़रूरी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। हमारे पास यहाँ पर 22 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिन पर आज तक अभी तक कोई मरीज अभी तो भर्ती हुआ नहीं है। हमारे 22 के 22 बेड खाली हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, हम उनको दवाइयों की किट बांट रहे हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं 7 दिन का। इसके अतिरिक्त जो लोग टीकाकरण से बचे हुए हैं, उनको ढूंढकर हम उनका पता लगाकर टीकाकरण कर रहे हैं। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, उनके लिए कोरोना की तीसरी डोज की गाइडलाइन आ गई है। 10 तारीख से वो उनको तीसरी डोज लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15 साल से 18 साल के किशोरों का भी लगभग 50% बच्चों का हमने टीकाकरण कर लिया है पूर्ण। और जो बचे हैं अगले 4-5 दिन में हम उनको भी पूरा टीकाकरण कर लेंगे। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण हैं, और लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से जनता को यही सलाह रहेगी कि सब अपना सोशल डिस्टेंस। उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी अपनी सख्ती करना शुरू कर चुकी है। सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो या बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाने पर पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूल रही है। वहीं आज छिटपुट बारिश के बावजूद पुलिस ने शहर के कई चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियम तोड़ने वालों के बीच पुलिस के चेकिंग को देख हड़कंप मचा रहा। वहीं पुलिस ने किसी भी प्रकार से लोगों को कोई रियायत नहीं दी। पुलिस विभाग का साफ कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामले आने वाले समय में कहर बरपा सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। उधर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पकड़िया में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर सागौन के अवैध 15 गिल्टे छापेमारी के दौरान बरामद किए। वहीं वन विभाग के द्वारा छापेमारी के दौरान पकड़ी गई अवैध लकड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। खटीमा वन रेंजर RS मनराल ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि झनकैया रोड पर नाले के किनारे कुछ सागौन की अवैध लकड़ी पड़ी हुई है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां 15 अवैध लट्ठे सागौन के बरामद किए गए, जिस संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे जो है मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि झनकैया रोड पर जो है बंगाली कॉलोनी के पीछे जो है एक खतरा नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लकड़ी सागौन की पड़ी है, दूसरी पड़ी हुई है। तो मेरे द्वारा जो है पुलिस स्टाफ को लेकर जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो है 15 लट्ठे सागौन के पकड़े गए हैं, जिनको उठा करके जो विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसको जो है खटीमा जो है रेंज परिषद में सुरक्षित जो है रखा जा रहा है। जांच का विषय है, जांच की जा रही है और इसको जो है कि कहाँ से लाई गई है, किसकी लकड़ी है, इसकी जो है जांच की जा रही है। ओपन में खुला हुआ है, ये तो जांच का विषय है ना। अब कहाँ किसका खेत है, क्या है। बाजपुर पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस दौरान दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक रेलवे स्टेशन के समीप स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। युवकों के पास से 21 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान CO वंदना वर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये लगातार बाजपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी रहा है और लंबे समय से हम लोग इस पे प्रयासरत रहे हैं। इसी के पर काम करते हुए ये मुखबिर की सूचना के आधार पर ये बाजपुर पुलिस ने टीम बनाकर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है, जिनके पास से 10-10 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है।
इनके पास से साथ में ही एक तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है, जिसमें ये लोग जिसका उपयोग स्मैक को बेचने के लिए किया करते थे। बताया जा रहा है कि बरेली से ये लोग स्मैक लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं, परंतु पहले ये कभी पकड़े नहीं गए हैं। फ़िलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके मोबाइल वगैरह भी कब्ज़े में लेकर हम लोग उसमें से CDR वगैरह के बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं और अगर इसमें कोई चेन पकड़ी। उत्तराखंड के थाना थराली पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों को ढूंढ कर पकड़ रही है। थराली पुलिस के थाना अध्यक्ष बृजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल से गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 300 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति देवाल विकासखंड के लवाणी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 45,000 रुपए है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चमोली के प्रयास में कल यानी 8 तारीख को थाना थराली क्षेत्रांतर्गत 2 अभियुक्तों को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में आज भी थाना थराली क्षेत्रांतर्गत एक अभियुक्त को 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के उत्तराखंड के भगवानपुर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने कस्बे में हुई 4 चोरी की घटनाओं को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शिव सिटी, मक्खनपुर, भगवानपुर में 4 अलग अलग मकानों में चोरी की घटना हुई थी। वहीं चोरों ने सोने, चांदी का सामान समेत LED टीवी चोरी की थी। मामले में जांच कर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधी लियाकत कुतुबशेर को गिरफ्तार किया। वहीं सीओ ने बताया कि अपराधी पूछताछ में सारा मामला उगल चुके हैं। वहीं पुलिस अभी एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सोने, चांदी का सामान और 2 LED बरामद कर ली है। विगत 2-3 माह में चोरियां हुई हैं। 4 चोरियों का आज खुलासा किया गया है। इसमें मेन एक अभियुक्त शहजाद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। इसका दूसरा साथी लियाकत को गिरफ्तार किया गया। इसका दूसरा साथी शहजाद तो जो है मौके से फरार हो गया है। शहजाद पूरा ये आपके सामने है। 4 चोरियों का माल है। इसमें जेवर, सोने के जेवर, 2 LED इत्यादि जो है अलग अलग चोरियों के ये जो बरामद किए गए हैं। इनके भी आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। दोनों ही अभियुक्त जो है जनपद सहारनपुर थाना कुतुबशेर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।